हेलो एवरीवन। आज हम लोगों का आईपीसी का 4th डे है। वैसे 14th डे है क्योंकि शुरू के 10 दिन हमने आपको सीआरपीसी दी है और इससे पहले हम 3 दिनों में आपको आईपीसी के 160 सेक्शन दे चुके हैं। आज सेक्शन 161 जो अध्याय 9 से शुरू होगा। अध्याय 9 जो है आपकी धारा 161 से लेकर 171 तक है और अध्याय 9 एग्जैक्टली है क्या, लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में है। यहाँ से आप क्या करेंगे, इसमें इस पूरी अध्याय में एक धारा इंपॉर्टेंट है, धारा 167 जो कहती है लोक सेवक जो क्षति कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है उसको कितनी सजा होगी ये बताया गया है। मतलब कहने का ये है कि लोक सेवक जानबूझकर साशय अगर अशुद्ध दस्तावेज रच देता है तो उसको धारा 167 के अंतर्गत 3 साल तक का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। फिर अध्याय 9 कहाँ पे आ जाइए। इन सारी अध्यायों में जहाँ तक हम चल रहे हैं आज, क्योंकि मेनली इनमें इससे जो प्री का पोर्शन है, जब तक हम धारा 299 पे नहीं पहुँचा रहे हैं 299 पे, ज़्यादातर इस पोर्शन से प्रीलिम्स में आते हैं या कभी कभार शॉर्ट नोट्स आते हैं। तो आप अध्याय याद रखिए कि कौन सी अध्याय किस धारा से लेकर किस धारा तक है और उस अध्याय में किस बारे में बात हुई है। जैसे अध्याय 9 का धारा 171 का से लेकर 171 झा या आई तक है और ये निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में है। इसमें एक धारा पूछी जाती है 171 छा या जी, निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन। अगर कोई आदमी निर्वाचन के संबंध में मिथ्या कथन कर रहा है तो उसको एग्जैक्टली मिथ्या कथन का मतलब है कोई भी गलत बात फैलाए, कोई अफवाह फैलाए या कोई ऐसा अभिलेख प्रकाशित करने का प्रयास करे तो ये सारे के सारे आ जाएंगे, मिथ्या कथन से संबंधित हो जाएंगे और ये इसमें सिर्फ और सिर्फ जुर्माना दिया जा सकता है, मेन कारावास की सज़ा इसमें नहीं है 171 छा में। फिर आ जाइए आप अध्याय 10 में। अध्याय 10 आपकी 172 धारा से लेकर 190 धारा तक है और ये अध्याय 10 लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में है। कहने का मतलब है जो लोक सेवक हैं जिनको विधिपूर्ण कार्यों के लिए प्राधिकृत किया गया है, अगर कोई व्यक्ति उनका अवमान करता है, उनका अपमान करता है, उनकी बात नहीं मानता है तो ये सब आ जाएंगे धारा 172 से लेकर धारा 190 में, जो कि अध्याय 10 है। जैसा कि हम बता रहे हैं जब तक 299 धारा ना शुरू हो तब तक आप सब अध्याय और वो अध्याय किससे संबंधित है ये ज़रूर ध्यान रखें। खूब आते हैं प्रीलिम्स में इस पोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, और चूंकि मेंस के हिसाब से बहुत बड़ा प्रश्न इसमें नहीं बनता है इसलिए आज हमने आपको मेंस के में जो केस लॉज आपको लिखना होते हैं या किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव की, तो उसमें जो केस लॉज होते हैं ऑलमोस्ट हम आपको 250 सेक्शन पढ़ा चुके हैं, 230 आज पढ़ा देंगे। तो यहाँ तक के मतलब ऑलमोस्ट 299 या 300 धारा तक के जो भी 2022 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिए हैं जो 222 में, उनकी हम आपको आज समरी बता देंगे। 3-4 केस आपको सुप्रीम कोर्ट के आज हम एक्सप्लेन कर देंगे। कुल मिला के इससे जो अध्याय 10 है इसमें पहली धारा है धारा 172, समनों की तामील या अन्य कार्रवाई से बचने के लिए फरार हो जाना। इसमें आप देख रहे हैं ये मुख्य परीक्षा के लिए है। पहली बात, अभी हम मुख्य परीक्षा का मैटर इसमें पढ़ा देंगे। इसमें इस पोर्शन में खास बात यह है, इसमें 3 धाराएं एक जैसी हैं बिल्कुल, धारा 172, धारा 173 और धारा 174। सारी धाराएं चाहे 172 हो, चाहे 173 हो, चाहे 174 हो, इन धाराओं में समान दंड है। तो अगर आप एक धारा को अच्छे से याद कर लीजिए धारा 172 को, तो आप सब जगह वही मैटर लिख सकते हैं। धारा 172 अभी हमने बताई थी आपको, समनों की तामील या अन्य कार्रवाई से बचने के लिए फरार हो जाना। जो कोई किसी ऐसे लोक सेवक द्वारा निकाले गए सम्मन, सूचना या आदेश की तामील से बचने के लिए फरार हो जाएगा, जो ऐसे लोक सेवक के नाते प्राधिकृत है, तो वो सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से। इतनी बात समझ लें
कहने का मतलब है कोई प्राधिकारी है, कोई लोक सेवक है जिसको सम्मन निकालने का या आदेश देने का अधिकार है, और कोई व्यक्ति जिस पर उसने सम्मन किया है या सूचना के जरिए बुलाया है या आदेश दिया है और उससे बचने के लिए कोई व्यक्ति अगर फरार हो जाता है तो उसको सादा कारावास जिसकी अवधि 1 मास तक है या जुर्माना जो 500 रुपये तक का होगा या दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब अथवा के बाद क्या है, यदि सम्मन, सूचना या आदेश स्वयं न्यायालय द्वारा निकाले गए हों तो कारावास 6 मास तक का होगा, जुर्माना 1,000 रुपये तक का होगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। कहने का मतलब है अगर न्यायालय के अन्यथा कोई प्राधिकारी है तो पहली वाली बात में आ जाएगा वो, और अगर न्यायालय स्वयं किसी को उपस्थित होने के लिए सम्मन जारी करता है या कोई आदेश निकालता है या सूचना देता है और फिर भी व्यक्ति फरार हो जाता है, उपस्थित नहीं होता है, तो उस पर अब जुर्माने की अमाउंट बढ़ जाएगी जो 1,000 तक की हो जाएगी। पहले ये अमाउंट कम थी, और जो कारावास है वो 1 महीने के बजाय 6 महीने तक का हो जाएगा। ये 3 धाराएं अभी हमने आपको बताया था। 172 को हमने डिटेल्ड पढ़ा दिया, बिल्कुल सेम सज़ा है 173 में। तो 173 धारा कहलाती है सम्मन की तामील या अन्य कार्रवाई का या उसके प्रकाशन का निवारण करना। कहने का मतलब इस धारा का ये है, अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध सम्मन की तामील की गई या सम्मन भेजा गया या कोई सूचना कहीं मान लीजिए चिपका दी गई कि यह आदमी को उपस्थित होना है और वो आदमी क्या कर रहा है उस कार्रवाई में के प्रकाशन में को ध्वस्त कर रहा है, जैसे मान लीजिए पोस्टर चिपकाए गए हैं, पोस्टरों को फाड़ रहा है या फड़वा रहा है या कार्रवाई अपने ऊपर नहीं होने दे रहा है, प्रकाशन में रुकावट पैदा कर रहा है, तो वो इस प्रकार दंडित होगा, कहने जैसा कि धारा 172 में दंड है। फिर धारा 174 में आ जाइए, लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर हाजिर रहना। कोई लोक सेवक है जिसने आदेश दिया कि आप उपस्थित हुए फला डेट पर फला टाइम पर और आप जानबूझकर हाजिर नहीं हुए, तब भी आपको वही सज़ा मिलेगी जो धारा 172 में हमने आपको समझाई है। फिर धारा 177 बहुत इंपॉर्टेंट है, मिथ्या इत्तला देना, और चूंकि ये मेंस में भी पूछी जाती है धारा, भारतीय दंड संहिता की धारा 177 मिथ्या इत्तला देना। क्या मतलब है? मिथ्या मीन्स गलत, इत्तला मीन्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अगर आप किसी को, तो आप पर कितना कारावास होगा, कितना जुर्माना लगेगा, ये बात बताई गई है धारा 177 में। समझ लें, जो कोई किसी लोक सेवक को किसी विषय पर मिथ्या इत्तला देगा जिसका मिथ्या होना वो जानता है, तो वो सादा कारावास जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माना जो 1,000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से। समझ गए आप? अगर मिथ्या इत्तला कोई अगर लोक सेवक को दे रहा है किसी विषय के बारे में, तो ये सादा कारावास जो 6 महीने का है या जुर्माना जो 1,000 रुपये तक है, और या अथवा यदि वो इत्तला जिसे देने के लिए वो वैध रूप से आबद्ध हो, कोई अपराध किए जाने के निवारण के लिए निवारण करने के प्रयोजन से या अपराधी को पकड़ने के लिए अपेक्षित हो, तो वो 2 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अथवा के बाद वाली बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझ लें। कहने का मतलब है कोई व्यक्ति या इसलिए नियोजित किया गया कि वो अपराधों के मामले में तुरंत सूचित करे या उसको लगे कि हाँ ऐसा अपराध होने वाला है, जैसे चौकीदार होते हैं, तो उसे इसीलिए रखा ही जाता है कि वो जो अपराधों के बारे में इत्तला दे, और वो ऐसी इत्तला ना देकर जानबूझकर कोई गलत इत्तला देता है, तो अब सज़ा जो होगी वो 2 वर्ष तक की हो जाएगी। पहले सज़ा सिर्फ 6 मास थी, अब सज़ा का दायरा 2 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माना लग सकेगा या दोनों हो सकेंगे। इस दूसरे वाले पॉइंट की बात आप समझ लें, जैसे कोई चौकीदार है जो आबद्ध है कि वो बताए कि अपराध से संबंधित अगर कोई सूचना है, वो रात में गश्त कर रहा था, उसने देखा कि कुछ लोगों का गिरोह जा रहा था जो किसी विशेष गांव की तरफ जा रहा था जहां पर एक बहुत धनी आदमी था, और वो पुलिस को गुमराह करने के लिए क्या करता है, गलत डायरेक्शन वाले गाँव में भेज देता है। पुलिस को इत्तला तो करता है मगर गलत इत्तला देता है कि उस गाँव में जा रहे हैं, चले जाइए आप, कुछ लोगों को मैंने जाते देखा है। तो अगर इस तरह से चौकीदार ने मिथ्या इत्तला दी है, चूँकि वो सही इत्तला देने के लिए आबद्ध था, फिर भी उसने गलत इत्तला दी, मिथ्या इत्तला दी, अतः उसको अपराध 2 साल तक का होगा। दूसरे खंड में ये व्यक्ति आएगा। इस तरह से आपकी धारा 177 ये इम्पोर्टेंट है। 177 के बाद ये अध्याय आपका 10 कंप्लीट हो जाएगा, फिर अध्याय 11 शुरू हो जाएगा, जो कि अध्याय 11 जो है धारा 191 से लेकर
229 का तक चलेगा। 229 का तक में क्या है देख लें, यहीं तक का आज हम लोग पढ़ेंगे इस अध्याय को। मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में, जो अध्याय 11 है आपका, ये मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में है। इसमें पहली धारा बहुत इंपॉर्टेंट है, मिथ्या साक्ष्य देना। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के विरुद्ध मिथ्या साक्ष्य देता है तो उस धारा के अंतर्गत आ जाएगा। मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, साक्ष्य देना तो आप समझ रहे होंगे कि आप उपस्थित हुए, आपने किसी के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन, गलत साक्ष्य दे दिया, ये हो गया मिथ्या साक्ष्य देना। मिथ्या साक्ष्य गणना को थोड़ा सा समझ लें, जो धारा 192 में है आईपीसी की। गणना का मतलब है आप जानबूझकर कोई चीज़ ऐसी बनावटी बना दे। जैसे मान लीजिए आपने सोचा कि आपका कोई पड़ोसी चोरी के अपराध में पकड़ा जाए, तो आपने मौका देख के, किसी टाइम उसका घर खुला हुआ था, आप उसके घर में, या आपका रूम पार्टनर है या आपका पड़ोसी है या आपका रिश्तेदार है, आप अपनी कोई ज्वेलरी उसके बैग में या उसके घर में या उस संबंधित व्यक्ति के किसी सामान में रख देते हैं, और फिर जब तलाशी ली जाती है तो आपका सामान उसके बैग से निकलता है। तो आपने जानबूझ को उसको फंसाने के लिए ये मिथ्या साक्ष्य गढ़ा। ये समझ लें बात को, साक्ष्य गढ़ने का मतलब ये है। तो चाहे आप मिथ्या साक्ष्य दें या गढ़ें, दोनों की ही जो अपराध है उसका दंडादेश, दंड जो है धारा 193 में है, 193 में। मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड क्या साक्ष्य देंगे, अगर आप जो कोई साक्ष्य किसी न्यायिक कार्रवाई के किसी प्रक्रम में मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा, वो क्या होगा, वो 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। कहने का मतलब है धारा 193 आईपीसी की कहती है कि चाहे आपने मिथ्या साक्ष्य दिया हो या गढ़ा हो, तो आप पर जो कारावास की अवधि होगी वो 7 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माना भी लगेगा। और जो कोई किसी अन्य मामले में, मान लीजिए ये तो हो गया न्यायिक कार्रवाई, अगर आप ध्यान से शब्द को सुनेंगे समझेंगे, जो कोई साक्ष्य किसी न्यायिक कार्रवाई के प्रक्रम में अगर आप मिथ्या साक्ष्य दे रहे हैं या मिथ्या साक्ष्य गढ़ रहे हैं, तो आप पर क्या होगा, 7 साल का तक का कारावास और जुर्माना है। और अगर किसी अन्य कार्रवाई में आप मिथ्या साक्ष्य दे रहे हैं या गढ़ रहे हैं, तो आपके ऊपर कारावास की अवधि जो है 3 वर्ष है और जुर्माना है। इस तरह से धारा 193 ये आपकी हमने यहाँ पर कंप्लीट करा दी। 92 93 हो गई, 72 77 ये सब हमने आपको डिटेल्ड पढ़ा दिया। अब धारा 194 में आ जाइए, ये भी प्रीलिम्स के हिसाब से आती है। धारा 194 आईपीसी की कहती है, मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना। कि अगर आप क्या कर रहे हैं, किसी को मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध कराने के आशय से क्या कर रहे हैं, मिथ्या साक्ष्य दे रहे हो या गढ़ रहे हो, तो आप पर, अगर आपने ऐसा मिथ्या साक्ष्य दिया है या गढ़ा है, तो आप पर जो कारावास की अवधि है वो आजीवन कारावास होगी या 10 साल तक का कठिन कारावास आपको दिया जाएगा अगर आप ये मिथ्या साक्ष्य दें या गढ़ें, और जुर्माना भी लगेगा आप पे। इसमें एक और बात यह है परंतु के अंतर्गत, किंतु यदि निर्दोष व्यक्ति को फांसी दे दी जाती है तो मृत्युदंड या उससे पूर्व वर्धित दंड दिया जाएगा। कहने का मतलब है आपके मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने से किसी न्यायालय ने किसी निर्दोष व्यक्ति को फांसी की सजा दे दी, तो आपको मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने के अपराध में मृत्युदंड दिया जा सकता है, या फिर पूर्वोक्त वर्णित मतलब या तो आजीवन कारावास या 10 साल तक का कठिन कारावास दिया जा सकता है। धारा 195 पे आ जाइए। 195 धारा आईपीसी की कहती है, आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना। अब क्या कर रहे हैं, आप किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास या किसी और कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध होने के लिए आपने क्या किया, मिथ्या साक्ष्य दिया या गढ़ा। तो अगर आप किसी आजीवन कारावास या 7 वर्ष, कोई ऐसा कारावास जो 7 वर्ष से अधिक की अवधि का हो सकता है, ऐसे दंड के मामले में, ऐसे दंड के कारावास के मामले में अगर आप मिथ्या साक्ष्य दे रहे हैं या गढ़ रहे हैं, तो आप उसी प्रकार से दंडनीय होंगे जिस प्रकार से वो व्यक्ति हुआ है जिसके खिलाफ आपने मिथ्या साक्ष्य दिया था या गढ़ा था। ठीक, वही उतनी ही सज़ा आपको भी मिलेगी जितनी सज़ा के लिए वो बेचारा व्यक्ति आपके मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने के कारण कारावास
भुगतता या भुगत सकता या भुगत रहा है। फिर आ जाइए आप धारा 195 का में। 195 का कहती है कि किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना या उत्प्रेरित करना। अगर आप किसी व्यक्ति को कि वो मिथ्या साक्ष्य दे देने वाले के समक्ष और ऐसा करने के लिए आप धमका रहे हैं या उत्प्रेरित कर रहे हैं तो आप पर क्या हो सकती है, धारा 195 का के अंतर्गत 7 वर्ष तक का कारावास होगा या जुर्माना लगेगा या दोनों से आप दंडित किए जाएंगे। इस तरह से आपकी जो 100 वाली सीरीज थी ये कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए आप 200 वाली पे। 200 एग्जैक्टली धारा है 201। 201 धारा कहती है अपराध के साक्ष्य का विलोपन, विलोपन मीन्स गायब करना, छुपाना, मिटाना, या अपराधी को प्रतिच्छादित, प्रतिच्छादित मीन्स होता है बचाने के लिए, प्रतिच्छादित करने के लिए मिथ्या इत्तला देना। क्या कर रहे हैं कि आपने अपराध कर दिया और अब क्या है, आप अपराध को, अपराध से संबंधित जो साक्ष्य हैं उनको गायब करना चाहते हैं, या अपराधी को जो इसने अपराध किया है उसको बचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, कोई मिथ्या इत्तला दे रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो क्या मैटर आएगा, क्या कितना अपराध होगा, कितना कारावास होगा, ये समझ लें। पहली चीज़ है, यदि अपराध जो जिसके आप साक्ष्य छुपा रहे हैं, मिटा रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, अगर वो अपराध मृत्युदंड से दंडनीय है तो आप साक्ष्य मिटाने के से संबंधित 7 वर्ष तक का पर कारावास होगा और जुर्माना लगेगा। और यदि वो कारावास, यदि वो जो अपराध आप जिसके साक्ष्य मिटा रहे हैं वो अपराध आजीवन कारावास से दंडनीय है तो आपको साक्ष्य मिटाने के लिए 3 साल तक का कारावास हो सकता है और जुर्माना हो सकता है। और अगर कोई ऐसा अपराध किया गया है जो 10 साल तक की अवधि के लिए 10 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय अपराध है और ऐसे अपराध के आप साक्ष्य मिटा रहे हैं तो आप पर क्या होगा, उस कारावास की दीर्घतम अवधि के 1/4 तक का जुर्माना या जो 1/4 तक का कारावास या जुर्माना या दोनों लगेंगे। कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए बार बार हम उदाहरण देते हैं कि चोरी आपने की और चोरी के साक्ष्य मिटा रहे हैं तो चोरी के लिए अधिकतम सज़ा जो है 3 साल 36 महीने है, तो इसका चौथाई हो जाएगा 9 चौक 36, 9 महीने। कहने का मतलब आप 9 महीने के कारावास से दंडनीय हो सकते हैं, आपको 9 महीने तक का कारावास दिया जा सकता है ऐसे साक्ष्य को छुपाने के लिए, या फिर आप पर जुर्माना लगेगा या दोनों लगेंगे। ये हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया 9450770672। अगर आपको कोई असुविधा होती है, कोई भी आप परेशानी होती है, अगर आप कोई मैटर नहीं समझ पा रहे हैं या आपको और डिटेल्ड चाहिए, जैसे मेंस के नोट्स आपके हमारे जो ये चैनल है उस पर पड़े हुए हैं, या 2022 के जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं वो सारे हैं, अगर उनमें कहीं पर आपको कोई असुविधा हो रही है तो आप हमसे संपर्क कर लें। ये अभी हमने आपको पढ़ाई धारा 201, ठीक। अब ये यहाँ पर चूंकि वही हम देख रहे थे, ये धारा आपको 203 भी पढ़नी है। 201 के बाद आ जाइए अब 203, इस पर शॉर्ट नोट भी आता है। 203 धारा क्या कहती है, किए गए अपराध के विषय में मिथ्या इत्तला देना। देखिए, मिथ्या इत्तला देना और किए गए अपराध के विषय में मिथ्या इत्तला देना दोनों अलग अलग बातें हैं। अपराध हो जाए उसके बाद अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो धारा 203 में आएगी। ये एचजीएस मेंस 2018 में आया था प्रश्न, और इसमें एग्जैक्टली कन्फ्यूज़न ये हो गया था क्योंकि हम लोग ज़्यादातर मिथ्या इत्तला देना पढ़ते हैं, तो हम लोग ज़्यादातर कैंडिडेट मिथ्या इत्तला देने के बारे में ही लिख के आए थे। हालांकि ये प्रश्न क्या था, इस सेक्शन को हम बहुत कम पढ़ते हैं कि किए गए अपराध के विषय में मिथ्या इत्तला देना, ये एग्जैक्टली आईपीसी के सेक्शन 203 में है। पहले इसको समझ लें क्या है। जो कोई ये जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि कोई अपराध किया गया है, उस अपराध के बारे में कोई ऐसी इत्तला देगा जिसके साक्ष्य, जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास हो, वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। कहने का मतलब है
कि कोई अपराध हो गया है और उस अपराध के हो जाने के बाद आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इसका उदाहरण इस तरह से समझ लें, जैसे कोई एक व्यक्ति है, उसके खेत में एक लाश पड़ी हुई है और वो समझ रहा है किसी ने वो जानता है कि इसका मर्डर किया गया था और मर्डर करने के बाद यहाँ पर लाश डाली गई है, यहाँ या मेरे खेत पर मर्डर हुआ है, और वो जाके पुलिस को रिपोर्ट करता है, पुलिस को इन्फॉर्मेशन देता है कि एक व्यक्ति ने मेरे खेत पर जाकर अपने खेत पर आत्महत्या कर ली है। तो मर्डर के केस को अगर वो आत्महत्या बता रहा है, चूंकि अपराध का मर्डर का हुआ है और वो कह दे रहा है कि उसने आत्महत्या की थी, तो यहाँ पर वो किए गए अपराध के विषय में मिथ्या इत्तला दे रहा है, जो कि धारा 203 के अंतर्गत आएगी और ऐसा व्यक्ति 2 साल तक के कारावास से दंडनीय होगा। फिर आ जाइए आप, हालांकि एक धारा और है जो कि सिर्फ प्रीलिम्स में आती है, धारा 209, बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना। कोई व्यक्ति अगर गलत तरीके से या बेईमानी से न्यायालय में दावा करता है कि ये चीज़ मेरी है, हालांकि वो उसकी चीज़ नहीं है, तो इस तरह के चूँकि मिथ्या दावा कर रहा है वो न्यायालय में, तो ऐसे अपराध के लिए उस व्यक्ति को 2 वर्ष तक का कारावास हो सकता है और जुर्माना लगाया जा सकता है, या फिर दोनों काम हो सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका सेक्शन जो हमने पूरा पढ़ाना था आज, ऑलमोस्ट ये आपका हमने कंप्लीट लगभग 161 से लेके 230 धाराएं करा दी। 60-70 धाराएं ये आपकी आज हो गई हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं। ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट पोर्शन नहीं है। कुछ धाराएं अक्सर आती हैं और वही पूछी जाती हैं, तो उन सारी धाराओं को हमने आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया। फिर 209 के बाद आप एक धारा और पढ़ लीजिए, धारा 228 का। धारा 228 का क्या कह रही है, देखें। कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण। क्या मतलब है इसका, समझ लें पहले बहुत ध्यान से। जो कोई किसी नाम या अन्य बात से जिससे उस व्यक्ति की पहचान हो सकती है, जिसके विरुद्ध धारा 376, 376 का, 376 का खा, 376 खा, 376 घा, 376 घा, 376 घा का, 376 घा खा या 376 घड़ा के अधीन किसी अपराध का किया जाना अविकथित है, मुद्रित या प्रकाशित करेगा, वो 2 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडनीय किया जाएगा। कहने का मतलब है कि कोई स्त्री है, महिला है, जिसके साथ बलात्कार हुआ है, जो कि बलात्कार की सारी धाराएं आपके सामने हमने रिप्रेजेंट कर दी हैं, और उस महिला, चूंकि उस महिला की गरिमा की बात आती है, तो उसकी पहचान को छुपाए रखना, मर्यादा रखना, उस अपराध, चूंकि उस महिला का वैसे ही वो पीड़ित है, और जो कोई व्यक्ति क्या करेगा, इस महिला के जिसके विरुद्ध बलात्कार हुआ है उसकी पहचान को प्रकाशित करेगा या कहीं छापेगा या मुद्रित करेगा या उसकी इस अपराध से संबंधित टिप्पणियों को फैलाएगा किसी भी तरीके से, तो उस व्यक्ति को जो इस तरह से मुद्रित कर रहा है, इस पीड़िता की पहचान को या प्रकाशित कर रहा है, उसके नाम को या उसकी ख्याति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो वो व्यक्ति जो है 2 वर्ष तक के कारावास का दायी होगा। 2 वर्ष तक का कारावास दिया जा सकता है और जुर्माना भी उस पर लगाया जाएगा। इसमें आपको 2-3 चीज़ें आप समझ लेना है कि अगर कोई ऐसा मुद्रण जो है, ऐसा प्रकाशन पुलिस अधिकारी जो है सदिच्छा से या फिर पक्षकारों की सहमति से या पीड़ित की सहमति से या पीड़ित की तरफ से जो सहमति देने के लिए सक्षम व्यक्ति है उसके द्वारा सहमति दे दी गई है, और उस आधार पर अगर उसकी नाम या पता बताने के लिए प्रकाशित कर रहा है या मुद्रित कर रहा है, तो वहाँ पर अगर सद्भाव पूर्वक ये पुलिस कर्मचारी या न्यायालय ऐसा कोई काम कर रहा है, तो वहाँ पर ये लोग दोषी नहीं माने जाएंगे। दूसरी चीज़ और बताई गई है इस धारा के स्पष्टीकरण में कि अगर उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय ऐसी व्यक्ति की, ऐसी महिला की पहचान या नाम के बारे में कोई प्रकाशन
कोई चीज़ प्रकाशित करता है या मुद्रित कराता है या करता है तो उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय भी इस धारा के अंतर्गत नहीं आएंगे, मतलब वो दोषी नहीं है। कहने का मतलब है जो प्राधिकारी या पुलिस अधिकारी इस धारा इस अपराध का अन्वेषण से संबंधित है और वो सद्भाव पूर्वक स्त्री की सम्मति से या स्त्री की ओर से सम्मति देने वाले विधिक रूप से वैध विधिक रूप से सम्मति देने के लिए वैध व्यक्ति द्वारा सम्मति दे दी गई है, तब वो व्यक्ति अगर उसका प्रकाशन या मुद्रित कर रहा है उस बात को, तो ये लोग अपराधी नहीं है, ये धारा में छूट मिली है। एक धारा और पूछ ली जाते हैं, कभी कभी मेंस में भी ये धारा पूछी जाती है, धारा 225। तो इसको शॉर्ट में हमने पढ़ा दिया क्योंकि बहुत बड़ी धारा है, इसको इस तरह से ही याद करिए जिस तरह से हम बताते जा रहे हैं। धारा 225 कहलाती है किसी अन्य व्यक्ति के विधि के अनुसार पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा। तो अगर कोई व्यक्ति अपराधी है और उस अपराधी को बचाने के लिए अगर आप प्रतिरोध कर रहे हैं या बाधा उत्पन्न कर रहे हैं तो आप भी अपराधी हुए और आप पर कितना कारावास लगेगा, कितना कारावास हो सकेगा आपको या जुर्माना होगा, ये बताया गया है धारा 225 आईपीसी में। पहली बात इसमें है किसी अपराध के लिए, अगर मान लीजिए किसी अपराध का कोई व्यक्ति दोषी है जिसमें मियाद नहीं बताई गई है, सीमा नहीं बताई गई है, किसी भी अपराध का दोषी है और उसे पकड़े जाने के लिए आप प्रतिरोध या बाधा उत्पन्न कर रहे हैं तो आप पर 2 वर्ष तक की कारावास होगा या जुर्माना लगेगा। दूसरी बात, जिस पर 10 वर्ष तक की अवधि का आरोप है, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पे ऐसा आरोप है कि उसने 10 साल तक की अवधि के से दंडित होने वाला अपराधिक कार्य किया है, तो उस अपराधी को बचाने के लिए अगर आप प्रतिरोध कर रहे हैं तो आप 3 वर्ष तक की सज़ा पा सकते हैं और आप पर जुर्माना लगेगा। तीसरी बात, अगर कोई ऐसा अपराधी है जिसने मृत्युदंड से दंडनीय अपराध का आरोप उस पर लगाया गया है कि इसने ये अपराध किया है और ऐसे अपराधी को आप बचाने की उसको पकड़े जाने से बचाने के लिए प्रतिरोध कर रहे हैं या बाधा उत्पन्न कर रहे हैं तो आप पर 7 वर्ष तक का कारावास होगा और जुर्माना लगेगा। चौथी बात, ये तो बात हो गई आरोप, 1 2 3 पॉइंट में बताया गया कि आरोपी है वो व्यक्ति। चौथी पॉइंट में बता दिया गया आजीवन कारावास या 10 वर्ष या अधिक अवधि के लिए दंडादेश के अधीन को छुड़ाने पर, दंड दिया जा चुका है, दंडादेश हो चुका है और कितना दंडादेश, या तो आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक का दंडादेश हो चुका है उस व्यक्ति को, और ऐसे व्यक्ति को अगर आप छुड़ा रहे हैं या छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं या पकड़े जाने से बचा रहे हैं तो अब आप 7 वर्ष तक की सज़ा के हकदार हैं और जुर्माने के हकदार हैं। पांचवी और आखिरी बात, अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंडादेश दिया जा चुका है और उस दंडादेश के अधीन वो व्यक्ति है और उस व्यक्ति को छुड़ाने का या छुड़ाते हैं आप या छुड़ाने का प्रयत्न करते हैं या उसको पकड़े जाने में बाधा उत्पन्न करते हैं तो अब आप क्या हैं 10 वर्ष तक के कारावास के भोगी होंगे और जुर्माने से भी दंडित किए जाएंगे। आखिरी धारा है हम लोगों के सेक्शन की, आज के टॉपिक की सेशन की, धारा 228 आईपीसी। ये एग्जैक्टली कहती है न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुए लोक सेवक का साशय अपमान या उसके कार्य में विघ्न। अगर कोई व्यक्ति जो न्यायिक कार्यवाही में बैठा हुआ है और लोक सेवक होने के नाते वो अपना काम कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं, जानबूझकर उसके कार्य में कोई उसका साशय अपमान कर रहे हैं, उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं या उसके कार्य में कोई आप बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। ये अक्सर आप देखते होंगे कि जब वो कोई भी न्यायिक कार्रवाई कर रहा है और कोई वेतन डालता है तो ऐसे अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति को 6 मास तक का सादा कारावास हो सकता है या 1000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। यहाँ पर हमने अपना नंबर इसलिए दिया है 9450770672 कि अगर आपको कोई असुविधा हो रही है तो आप हमसे संपर्क कर लें। उसके अलावा अगर आप पर्सनल पढ़ना चाहते हैं तो हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पढ़ाते हैं। आप ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर संपर्क कर लें। उसके अलावा हम प्रॉपर वे में आपको गाइड कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप पे हमने ग्रुप्स बना रखे हैं कैंडिडेट्स के, जो लोग डायरेक्ट पढ़ते हैं उनको गाइड करते हैं। या आपको कोई और सुविधा चाहिए, आप आराम से हमारा चैनल नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो डायरेक्ट आप डालें यूट्यूब पे @लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर, तो आप हम तक तुरंत पहुंच जाएंगे। ये यहाँ तक तो आज आपका मैटर हो गया। अब हमने जैसा कि बताया था कि इस संबंधित धारा 1 से लेके धारा 299 तक कुछ धाराओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केसेस दिए थे आईपीसी की 2022 में, तो लेटेस्ट जजमेंट्स हैं वो हम आपको समझा दे रहे हैं।
जैसे कि पहला निर्णय हम आपके सामने बता रहे हैं, छेड़तू राम उर्फ चैनू बनाम छत्तीसगढ़ राज्य AIR 2022 सुप्रीम कोर्ट का केस है। ये एग्जैक्टली प्रावधान में आपको ये लिखना होता है कि ये जो केस है वो किस धारा से संबंधित है। तो ये केस धारा 302 और धारा 86 भारतीय दंड संहिता की, ये दोनों धाराएं हैं, इनसे संबंधित ये मामला है। 86 अभी हम आपको पढ़ा चुके हैं, धारा स्वैच्छिक नशे से संबंधित थी। 302 विस्तृत पढ़ाएंगे, 300 302 अगले टर्न पे आपको हम 300 धारा पढ़ाएंगे जिसका दंड 302 में है। इसमें हुआ क्या है एग्जैक्टली, ये जो व्यक्ति है, अपीलार्थी है, उसने अपने ही पिता की हत्या कर दी नशे में, और अब वो चाहता है कि उसको धारा 86 का लाभ मिले। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें मना किया है। किस तरह से क्या है ये समझ लें आप। तो प्रावधान समझ गए, इसमें दो धाराओं की बात हुई है, धारा 86 और 302 IPC। मैटर क्या था, नशे की हालत में अपीलार्थी द्वारा अपने ही पिता की एक छड़ी से पीट कर की गई हत्या के मामले में उसकी भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोष सिद्धि की वैधता। कहने का मतलब है, इन दोनों ने, बाप बेटों ने शराब पी बैठ के, और शराब के नशे में आने के बाद इस लड़के ने अपने पिता को ही छड़ी से पीट कर मार डाला। इस लड़के को 302 के अंतर्गत दोष सिद्धि हो गई। सुप्रीम कोर्ट गए, इन्होंने कहा साहब हम बहुत नशे में थे, हमें पता नहीं था, हमें स्वैच्छिक महत्ता का लाभ दिया जाए, हमें धारा 86 के अंतर्गत अपवाद का फायदा मिले, हमें बचाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल मना कर दिया। क्या कहा देख ले, निर्णय सार में देखें आप। निर्णय सार क्या होता है एग्जैक्टली, यही आपको केस लॉज में लिखना होता है कि हुआ क्या था एग्जैक्टली। घटना की रात, घटना कब की है, 26-27 जुलाई 2010 की है। अपीलार्थी अपने पिता गोईदा, इनके पिता का नाम गोईदा था जो घटना में मर गए, घटना में मृत हैं, के साथ अपने मकान में था और दोनों ने शराब पी रखी थी। उनके बीच किसी बात पर विवाद उत्पन्न हुआ और अपीलार्थी ने एक डंडे से अपने पिता गोईदा की क्रूर और बर्बर तरीके से पिटाई की। परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। मृतक के सिर पर प्राणघातक 3 चोट के अलावा उसके गर्दन, चेहरे, सीने, पेट और पीठ पर भी अनेक, कुल मिला के 11 चोट के निशान थे, चोट पाए गए जो उसकी मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थे। अपीलार्थी का मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के खंड 4, 300 का खंड 4 अभी हम अगले टर्न पर आपको पढ़ाएंगे, जो कहलाता है कि कोई कार्य इतना आसन्न पूर्ण हो, इतना खतरनाक हो कि किसी व्यक्ति के मृत्यु होने की संभावना हो, तो वो आता है धारा 304 के खंड 4 में, सॉरी धारा 302 के खंड 4 में आ जाता है वो। तो 302 के धारा 300 के खंड 4 के अंतर्गत आएगा और उसकी धारा 302 के अंतर्गत दोष सिद्धि तथा आजीवन कारावास या दंड विधिपूर्ण एवं न्यायोचित है। तदनुसार विचारण न्यायालय व उच्च न्यायालय के दोष सिद्धि के साथ अपीलार्थी के आजीवन कारावास के दंड की पुष्टि। कहने का मतलब है, ये उच्चतम न्यायालय गए अपीलार्थी, अब उच्चतम न्यायालय ने भी बिल्कुल साफ कर दिया कि इन्होंने चूंकि इतनी क्रूर तरीके से मारा था अपने बाप को कि इतने 11 चोट के निशान थे, सिर पे भी चोट के निशान थे, इसका मतलब इन्होंने इतनी निर्दयता पूर्वक अपने बाप को मारा कि इनका कार्य इस तरह का था कि मृत्यु कारित हो जाए। इसलिए इनको धारा 86 नहीं बल्कि धारा 302 के अंतर्गत हत्या करने के अपराध किया है इन्होंने, और सही विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने इनका सही दंड दिया था, और उस दंड की हम जो इन्हें दिया गया है उसकी पुष्टि करते हैं। कुल मिलाकर दूसरे पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 86 अपीलार्थी को नहीं बल्कि अभियोजन पक्ष की मदद करेगा। कहने का मतलब है, उन्होंने कह दिया कि जो अपीलार्थी आया था धारा 86 के फ़ायदा उठाने के लिए, अपीलार्थी को नहीं बल्कि उसका फ़ायदा क्या है, अभियोजन पक्ष को मिलेगा। ये अपीलार्थी जो है दोष सिद्ध किए जाने योग्य है, इसको दोष सिद्ध किया जाना चाहिए हत्या के दंड के लिए। दूसरा निर्णय है आपके सामने, निर्णय 2, भूतपूर्व कांस्टेबल महादेव बनाम महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल और अन्य AIR 2022 सुप्रीम कोर्ट। इस निर्णय में भी समझ लें आप, पहले तो धाराएं समझ लें। धारा 96, 97, 100, 105, 302, 300 का अपवाद
दो, ये सारी धाराएं भारतीय दंड संहिता की है, जिसमें से हम आपको 96, 97, 100, 105 ये सारी धाराएं पढ़ा चुके हैं। आगे चल के 300 और 302 ये सब अगले टर्न पर पढ़ाएंगे हम आपको। कहने का मतलब हुआ, इसमें हुआ क्या है एग्जैक्टली पहले समझ ले मामले को। घटना के समय भारत बांग्लादेश सीमा पर त्रिपुरा में तैनात अपीलार्थी के द्वारा स्मगलरों की एक टोली द्वारा स्वयं के घेर लिए जाने पर आत्मरक्षा में चलाई गई गोली से मृत एक स्मगलर की हत्या में उसकी भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोष सिद्धि की वैधता और अपीलार्थी को प्राप्त प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक करने का विस्तारण का परीक्षण। कहने का मतलब है इसमें हुआ क्या, समझ गए होंगे मैटर आप, कि एग्जैक्टली जो अपीलार्थी है ये भूतपूर्व कांस्टेबल जो ये एग्जैक्टली थे क्या, भारत और बांग्लादेश सीमा पर त्रिपुरा की में ये तैनात थे और इनको क्या था, स्मगलरों की एक टोली ने चारों तरफ से घेर लिया था। घेरने के बाद इन पर क्या किया, उन लोगों ने हमला करने ही वाले थे, हमला किया नहीं था, हालांकि हमला करने वाले थे, तब तक इन्होंने क्या किया, गोली चला दी, क्योंकि इनके पास राइफल थी, तैनात थे ये अपनी वर्दी में, तो इन्होंने गोली चला दी जिससे एक हमलावर मारा गया और बाकी सब जो थे बांग्लादेश में भाग गए। सीमा पे ही थे तो बांग्लादेश के अंदर भाग गए। तो एग्जैक्टली इनको क्या हुआ, 302 के अंतर्गत दोष सिद्ध कर दी गई। ये चाह रहे थे कि चूंकि इनको 96, 97, 100 और 105 इन धाराओं के अंतर्गत क्या होना चाहिए था, प्रतिरक्षा का अधिकार मिलना चाहिए था और इनको अपवाद के अनुसार बरी किया जाना चाहिए था। तो अब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के पास जब इन्होंने अपील किया तो सुप्रीम कोर्ट ने देखिए निर्णय क्या दिया है। जहां की अपीलार्थी घुसपैठियों के एक समूह के सामने था जो उसके बिल्कुल नज़दीक आ गए थे और हथियारों से लैस थे और अपीलार्थी पर आक्रमण करने वाले थे, वहां उसके पास अपनी राइफल से उन पर फायरिंग करके अपनी जान बचाने के सिवाय कोई अन्य विकल्प शेष नहीं बचा था और इस प्रक्रिया में घुसपैठियों में से एक मारा गया तथा शेष सीमा पार करके वापस बांग्लादेश में भाग गए। इन तथ्यों और परिस्थितियों में अपीलार्थी को मृतक की हत्या के लिए दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। ये अपराध पूर्णतया भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 2, 300 का अपवाद 2 कहता है प्रतिरक्षा में किसी का मानव, अगर आप हत्या करते हैं तो वह हत्या ना होकर मानव वध कहलाती है। मानव वध 302 के अंतर्गत हत्या की कोर्ट में नहीं आने वाले आपराधिक मानव वध की श्रेणी में आएगा और अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 का प्रथम भाग द्वारा दंडित किया जाएगा, तदनुसार आदेशित। कहने का मतलब हुआ इनको प्रतिरक्षा में के अधिकार के अनुसार इन्होंने जो बल प्रयोग किया तो इनको 96, 97 और 100 के अंतर्गत तो लाभ नहीं मिल पाया अपवाद के अंतर्गत, मगर ये कहा गया कि इन्होंने हत्या नहीं की बल्कि अपनी आत्मरक्षा में इन्होंने जो काम किया है वो भारतीय दंड संहिता के अपवाद 2 में आएगा कि प्रतिरक्षा करने में हत्या करना जो है हत्या ना होकर आपराधिक मानव वध कहलाती है। कुल मिला के जो आपराधिक मानव वध होता है उसका दंड दिया जाता है धारा 304 में, इसलिए इनको 304 के प्रथम भाग का मतलब होता है आपका आशय था हत्या करने का, तो ये 304 के प्रथम भाग के अनुसार दंडित किए जाने योग्य हैं। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित कर दिया, अपना निर्णय दे दिया। आखिरी निर्णय, आखिरी टॉपिक पे आ गए हम लोग, निर्णय नंबर 3, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सुभाष उर्फ पप्पू AIR 2022। ये एग्जैक्टली मामला धारा 302 और 149 का है। हम आपको ये धारा 149 पढ़ा चुके हैं, 302 आगे पढ़ाएंगे, हम बार बार कह रहे हैं। तो चूंकि सेपरेट मामले नहीं हैं इन धाराओं से संबंधित, फिर भी हम 299 धाराओं तक के सारे सुप्रीम कोर्ट के केस करा दिए हैं, जितने भी 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने 1 से लेकर 299 धाराओं तक जो सुप्रीम कोर्ट ने केसेस दिए उनके सबके ये आपको समरी दे दी हमने। अब हुआ क्या है इसमें एग्जैक्टली, दोष सिद्धि की वैधता, पहले मैटर समझ ले, प्रावधान तो समझ गए आप, 2 धाराएं हैं इसमें। दोष सिद्धि की वैधता, जहां घटना में घायल व्यक्ति की मृत्यु घटना के 30 दिन बाद हुई और मृतक ने घटना के दूसरे दिन अपना बयान दर्ज कराया था जिससे मृत्युकालिक कथन माना गया। भारतीय दंड संहिता की धारा 142 के अंतर्गत दोष मुक्ति की वैधता, जहां धारा 149 का उल्लेख आरोप पत्र में नहीं था किंतु अपराध के अंतर्वस्तु का उल्लेख था।
कहने का मतलब ये है जो अभियुक्त व्यक्ति है, जो जिसको दोष सिद्ध भी हो गई है और वो दोष सिद्ध किया गया धारा 302 और 149 के अंतर्गत सामान्य उद्देश्य से हत्या करना, इसमें उसको दोष सिद्धि हो गई। वो क्या चाह रहा था, उसने अपील की, उसको ये कहना चाह रहा था कि हम जो हैं कि जो आरोप हमारे ऊपर लगाया था गया था तो उस आरोप में धारा 149 का उल्लेख नहीं था, इसलिए हमें क्या हुआ होना चाहिए, इस अपराध से बरी होना चाहिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उसका निर्णय समझ ले। निर्णय सार में, भले ही प्रत्युत्तरदाता अभियुक्त द्वारा निभाई गई भूमिका ये रही कि उसने एक हॉकी स्टिक से मृतक पर प्रहार किया था, इस स्थिति में भी अन्य व्यक्तियों के द्वारा किए गए कृत्यों के लिए जो चाकू मारने वाले विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य थे, भारतीय दंड संहिता की धारा 149 जो कि संयुक्त दायित्व की को बताती है कि सहायता से मृतक बंगाली की हत्या कारित किए जाने के लिए अभियुक्त प्रत्युत्तरदाता को भी दोषी अभिनिश्चित किया जा सकता है। कहने का मतलब है भले ही अपीलार्थी ने सिर्फ हॉकी स्टिक से उसको मारा था, व्यक्ति को मृतक पर प्रहार किया था, मगर उसके और जो लोग थे, साथी थे, उन लोगों ने चाकू भी मारे, इसलिए ये सारे लोग संयुक्त दायित्व के अनुसार धारा 149 के अनुसार उत्तरदायी हैं। इसीलिए इस अभियुक्त प्रत्युत्तरदाता है उसको भी क्या होना चाहिए, 149 के अनुसार दोषी है ये व्यक्ति भी। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दी, आरोप विरचित न करने या उनके अभाव या उनमें गलती केवल तभी विचारणीय होगा जब उसके कारण अभियुक्त के साथ वस्तुतः न्याय नहीं हो पाया है। यदि अपराध के तथ्यों का उल्लेख आरोप में कर दिया गया था तब धारा का उल्लेख न किया जाना अभियोजन के लिए घातक नहीं है। कहने का मतलब है जो ये प्रत्युत्तरदाता ये सहारा ले रहा था कि हम पे जब आरोप लगाया गया था तो उसमें धारा 149 का उल्लेख नहीं था, जबकि धारा नहीं लिखी गई थी, मगर उन कथनों का उल्लेख था। तो अगर कथनों का उल्लेख था और धारा नंबर नहीं लिखा था तब वो अभियुक्त बचेगा नहीं, उसको भी सजा होगी। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने 302 149 के अंतर्गत इसमें अभियुक्त व्यक्ति को दोष सिद्धि को कायम रखा, दोष सिद्धि को जारी रखा, दोष सिद्धि की कोई फ़ायदा नहीं मिला। कुल मिला के ये 3 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हमने आपको दिए जो 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 1 से लेके 299 तक IPC में दिए थे, और कुल मिला के हम आपको 230 धाराओं तक दे चुके हैं मैटर। इसके अलावा अब अगली टर्न पर हम कोशिश करेंगे आपको धारा 300 तक कंप्लीट करा दें। आपको हमने चूँकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी दिए इसलिए थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया है। कुल मिला के ये कंप्लीट मैटर है, चाहे आप प्री की तैयारी कर रहे हो, चाहे मेंस की, चाहे PCSJ की, चाहे HJS की, चाहे UP की, या कोई इंट्रेंस एग्ज़ाम हो या आप LLB कर रहे हो, सबके लिए कंप्लीट मैटर है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस मैटर को आप सारे साथियों को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी असुविधा हो तो हमारे नंबर जो हमने दिया हुआ है आप हमसे संपर्क करिए। किसी भी तरह से आप ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो हमसे संपर्क करें। धन्यवाद।